अच्छा, तो आज हमने यूरिया साइकिल करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपको मैंने बताया कि मोस्टली जो माइनो एसिड्स हैं वो अपना माइनो ग्रुप देते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट को, और वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज होता है। ग्लूटामिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, तो अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर ये इधर कंज्यूम होता है। क्या होता है मोस्टली जो माइनो एसिड्स हैं वो अपना माइनो ग्रुप देते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट को, वो चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के ऊपर, और ग्लूटामिक एसिड के ऊपर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है, तो अमोनिया बनता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है। ये अमोनिया ग्लूटामिन से भी आ सकता है, ग्लूटामिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी यूटिलाइज करके चेंज होता है कार्बामाइल फास्फेट के अंदर। ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और 2 एटीपी आपस में की मौजूदगी में ये जो रिएक्शन होता है और उसमें कार्बामाइल फास्फेट बनता है। ठीक है। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 है। और ये माइट्रोकांड्रिया, जो पहले 2 रिएक्शन हैं यूरिया साइकिल के, वो माइट्रोकांड्रिया के अंदर होंगे, और अगले 3 रिएक्शन जो हैं, 3 से 4 रिएक्शन वो होंगे साइटोप्लाज्म। और ये सारे रिएक्शन कहाँ पे हो रहे होते हैं? लिवर के अंदर। लिवर इज ए साइट फॉर यूरिया साइकिल। तो लीवर के अंदर माइटोकांड्रिया और साइटोप्लाज्म में दो रिएक्शन माइटोकांड्रिया में और 3 रिएक्शन आपके साइटोप्लाज्म, लीवर के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी मिलते हैं कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 की मौजूदगी में। तो ये वैसे इसका एक ओब्लिगेट एक्टिवेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और एन एसिटाइल ग्लूटामेट तब बनता है ज़्यादा जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, वो इसको एक्टिवेट फॉर्म में रखता है और कार्बामाइल फास्फेट बनता है। इसके ऊपर नार्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम एक्ट करता है, तो कार्बामाइल फास्फेट और ये आपका जो आर्निथीन है ये आपस में मिलते हैं तो सिट्रोलिन बनता है। ठीक है। आर्निथीन प्लस कार्बामाइल फास्फेट आपस में मिलते हैं आर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज की मौजूदगी में, तो सिट्रोलिन बनता है। यहाँ पे सिट्रोलिन सेटल होता है तो ये इसको माइटोकांड्रिया से बाहर भेज देता है। यहाँ पे आर्निथीन सेटल होता है, ये माइटोकांड्रिया से सॉरी साइटोप्लाज्म से आर्निथीन को माइटोकांड्रिया के अंदर ले आता है। तो सिट्रोलिन सेटल के जरिए ये जो सिट्रोलिन है ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। यहाँ पे जो एक माइनो ग्रुप आता है यूरिया का, ये यहाँ से एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से आता है ग्लूटामेट से या ग्लूटामीन से। दूसरा जो माइनो ग्रुप आता है वो अस्पार्टिक एसिड, एक माइनो ग्रुप ग्लूटामेट या ग्लूटामीन से आएगा, दूसरा माइनो ग्रुप अस्पार्टिक एसिड से आएगा। और ये अस्पार्टिक एसिड कहाँ से बनता है? जब ऑक्सालो एसीटेट माइनो ग्रुप लेगा किसी भी दूसरे माइनो एसिड से। तो ये अस्पार्टिक एसिड प्लस सिट्रोलिन प्लस एटीपी, तो टोटल 3 एटीपी यूज होते हैं। ये 2 एटीपी इधर यूज होते हैं और 1 एटीपी इधर यूज होता है। तो सिट्रोलिन प्लस अस्पार्टिक एसिड ये क्या बनेगा? आर्जिनो सक्सिनेट। ठीक है। आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में। फिर आर्जिनो सक्सिनेट के ऊपर ये आर्जिनिन सक्सिनेज एंजाइम या लाइएज एंजाइम एक्ट करेगा, तो 2 चीज़ें बनेगी, एक आर्जिनिन और एक फ्यूमारेट। फ्यूमारेट दोबारा ऑक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाता है और ऑक्सालो एसीटेट अमोनिया लेके दोबारा अस्पार्टिक एसिड बना देता है। आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम ऐड करता है वाटर की मौजूदगी में, तो क्या बनता है? एक यूरिया बनता है। ठीक है। और दूसरा आर्निथीन बनता है। यूरिया फिर ब्लड से होता हुआ, किडनी से होता हुआ यूरिनेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है। और जो आप इधर से आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपकी किडनी डिसफंक्शन है तो यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपका लीवर डिसफंक्शन है तो अमोनिया का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अगर किडनी डिसफंक्शन है तो यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर लीवर डिसफंक्शन है
तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल 5 रिएक्शन है, 2 आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और 3 जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर, लीवर के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी मिले, कार्बामाइल फास्फेट बने, वो आर्निथीन से मिले, सिट्रोलिन बना, सिट्रोलिन आया साइटोप्लाज्म के अंदर, वो स्पार्टिक एसिड और एटीपी की मौजूदगी में आर्जिनोसक्सिनेट में चेंज हो जाएगा। आर्जिनोसक्सिनेट के ऊपर लाइएज या आर्जिनोसक्सिनेज भी कहते हैं उसको, ये वर्क किया तो फ्यूमारेट और आर्जिनिन बनेंगे। फ्यूमारेट एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होते हुए स्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम वर्क करेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्निथीन और दूसरा यूरिया। यूरिया फिर यूरिनेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये आपका यूरिया साइकिल है। ये 1 बाय 1 रिएक्शन दिखाए गए हैं कि 2 एटीपी किस तरह अमोनिया के साथ मिलते हैं और कार्बामाइल फास्फेट बनता है। इसका ऑब्लिगेटर एक्टिवेटर कौन सा है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट कब ज्यादा बनता है? जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है अर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की मौजूदगी में ये सिट्रोलिन बनाता है और सिट्रोलिन फिर जाता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, वो फिर स्पार्टिक एसिड एटीपी से मिलता है, आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। आर्जिनोसक्सिनेट के ऊपर आर्जिनोसक्सिनेज या आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम एक्ट करता है, आर्जिनिन और फ्यूमारेट बनता है। और फिर क्या होता है कि आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो आर्निथीन और यूरिया बनता है। आर्निथीन रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वो दोबारा कार्बामाइल फास्फेट से मिलता है और सिट्रोलिन बनता है। ये जो आर्निथीन है और सिट्रोलिन है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये है आपके पास यूरिया साइकिल। रेगुलेशन कैसे होती है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो ऑब्लिगेट एक्टिवेटर है। अगर ये होगा तो यूरिया ज्यादा सिंथेसाइज होगा और अगर ये नहीं होगा तो यूरिया कम सिंथेसाइज होगा। During starvation, urea cycle enzyme activity are increased to meet the demand of increased rate of protein catabolism। यानी कि जब स्टारवेशन कंडीशन होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो स्टोर होती हैं मसल्स की वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं और यूरिया साइकिल तेज हो जाता है। तो टोटल हमारे इसमें जो है वो 3 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। और अगर हम फ्यूमारेट से मैलेट की तरफ जाएं तो NADH प्रोड्यूस होता है, तो 3 एटीपी प्रोड्यूस भी होते हैं। तो ये इसमें है। तो अगर नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल देखें तो वो 15 से 40 है, जो है परसेंटेज में होता है, मिलीग्राम परसेंटेज में ब्लड के अंदर। और यूरिन में देखें तो 15 to 40 ग्राम पर डे है। ठीक है, वैसे मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका लेवल होता है 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल। प्रीनिनल काजेज क्या हैं? जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तब यूरिया ज़्यादा हो सकता है। इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, स्टारवेशन कंडीशन है तब यूरिया ज़्यादा हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज है तब भी आपका यूरिया लेवल बढ़ सकता है। ये प्री रीनल यानी कि किडनी से पहले वाले काज हैं। रीनल काजेज कौन से हैं? क्रोनल रीनल फेलियर है कि किडनी आपकी फेल हो गई है। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई है, यानी कि जो ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स हैं वो स्वेल कर गई हैं। नेफ्रोसिक्लोसिस जो आपकी नेफ्रॉन्स हैं जब हार्ड हो जाएंगी तब यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। पोस्ट रीनल काजेज कौन से हैं? रीनल स्टोन कोई बन गया है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर यानी कि किसी कैंसर की वजह से या कोई स्टोन की वजह से जो आपकी नालियां हैं यूरेटर की वो नैरो हो गई हैं। डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल कब होगा? लो प्रोटीन डाइट में और लीवर डिजीजेज के अंदर और वाटर टेंशन जब ज़्यादा होगी। हाइपरमोनेमिया डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। अगर ये जो आपका एंजाइम है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1, ये अगर डिसफंक्शन है, ये नहीं बन रहा तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। इसको हम हाइपरमोनेमिया कहते हैं। इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है
कि ज़ाहिर बात है अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक टू नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, बॉडी कोमा में चली जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका जो अलील है वो ऑटोसोम्स के ऊपर होता है, और अगर ये डिजीज़ होनी है तो मदर से भी अलील आना चाहिए और फादर से भी जीन आना चाहिए। तो हाइपरमोनेमिया टाइप 2 में क्या होता है, दूसरा एंजाइम सेकंड एंजाइम डेफिशिएंट होता है, आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। इसमें अमोनिया, ये दोनों केसेस में ग्लूटामीन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और अमोनिया का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अमोनिया का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, ग्लूटामीन का लेवल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ज़्यादा होगा, यूरिन में, ब्लड में। ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि ये मेल को ज़्यादा होती है। एरोटिक एसिड यूरिया, इसमें एरोटिक एसिड यूरिया हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन ये जो है हो जाती है। ये सारी कंडीशन है। उसी तरह ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और कोमा और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सिट्रोलिनिया क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी से होता है। सिट्रोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज है। आर्जिनोसक्सिनेट एसिड यूरिया, एब्सेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेज, तो ये आर्जिनोसक्सिनेट की जो है वो डाइजेशन रुक जाएगी, तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ट्राइको, ये एक कंडीशन है ट्राइको रैकिस नोडोसा, यानी कि बवाल जो है वो बीच में से टूटना शुरू हो जाते हैं ब्रीक होके। हाइपर आर्जिनीमिया, आर्जिनिन की डेफिशिएंसी से आर्जिनिन इन ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंसिडेंट इन 1 इंडिविजुअल। तो ये डिफरेंट डिजीजेज हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो यूरिया साइकिल इज कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अभी हम जो कुछ